नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भिलवाड़ा में आपका स्वागत है। हम अभी चर्चा कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसके विषय में अपने एडवर्ड स्वेस का जो मत था उसको हमने देखा। उसके आधार पे जो 3 प्रकार की उन्होंने बताए पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को, सियाल, सीमा, उड़नी, फिर रासायनिक आधार पे एडवर्ड स्वेस को। उसके अलावा हमने देखा भूकंप के आधार पे 3 प्रकार से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरोस्फीयर 3 प्रकार के जो क्लासिफिकेशन किए गए थे भूकंपीय तरंगों के आधार पे, वो हमने देखे। अब हम देखेंगे रिसेंट जो व्यूज हैं इसके बारे में, या अभिनव जो मत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वर्तमान में सर्वाधिक मान्य जो विचार हैं, जो सिद्धांत है, और सभी विद्वान जिस पे वर्तमान में एक मत हैं, यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय से संबंधित उपयुक्त विवरण अब पुराने पड़ गए हैं, जिनका हमने अभी पहले जिक्र किया, जैसे कि स्पेस के बारे में हमने किया, या फिर भूकंपीय तरंगों के आधार पे जो था उसको। उनके बाद में जो नवीनतम हमारे पास जो साक्ष्य आए हैं, विद्वानों ने जो शोध किया है, उसके आधार पे क्या पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में सर्वाधिक मान्य जो है विचार, उसके बारे में आज हम अभी चर्चा करेंगे। प्राकृतिक और मानवकृत भूकंपों की लहरों की गति में भिन्नता, यानी आजकल इतने ज़्यादा हमारे पास अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट उपकरण हैं जिससे हम भूकंपीय तरंगों की गति में होने वाली विभिन्नताएं जो हैं, उसमें जो माइनर जो अंतर जो होता है उसके बारे में भी हम जानकारी उनके माध्यम से ले लेते हैं। के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 वृहद मंडलों, क्रस्ट, मैंटल और कोर में विभक्त किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अभी जो हमने पहले 2 सिद्धांत देखे थे, पहले वाला हमने देखा कि स्वेस का था और स्वेस ने जो रासायनिक आधार पे दिया, फिर दूसरे वाला जो हमने देखा वो भूकंपीय तरंगों के आधार पे था, और अब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका बेस भी वही है। कौन सा है? भूकंपीय तरंगिया लहरें हैं, वही है उसका बेस, आधार तो वही है, लेकिन अधिकांश विद्वान उस पर एकमत हैं। ये विशेषता है उसकी, और वर्तमान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में वह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। वर्तमान में जो अभिनव मत है उसके अनुसार हमारी जो अर्थ है उसके 3 पार्ट जो हैं, या 3 लेयर उसकी जो बताई गई है। सबसे ऊपरी जो आवरण या मंडल जो है उसको हमने क्रस्ट नाम दिया है। उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको हमने मैंटिल नाम दिया, और सबसे नीचे का जो भाग है उसको हमने कोर नाम दिया। अब आप एक तरह से कंपैरिजन कर सकते हो कि जैसे स्वेस ने बताया था सियाल, सीमा और नीफे। फिर भूकंपीय तरंगों के आधार पर अन्य एक वर्गीकरण जो पहले हमने देखा उसमें बताया था लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। इसी प्रकार इसमें भी 3 ही हैं, जैसे क्रस्ट, मैंटल और कोर है। तो ये तीनों चीज़ें जब आप तीनों को एक साथ करके देखते हो तो ये आपको समझने की दृष्टि से थोड़ा सुविधाजनक रहेगा। क्रस्ट, मैंटल और कोर। मैंटल मध्यवर्ती भाग है, बड़े समझने की दृष्टि से ऊपरी बाह्य भाग क्रस्ट है, मध्यवर्ती भाग मैंटल है, सबसे गहराई में या आंतरिक सबसे जो है वह कोर है। तो किसी भी प्रकार से आपको ये सीक्वेंस इनका क्रस्ट, मैंटल और कोर वाला जो है वो याद होना चाहिए। किस प्रकार से आप ये एक बार ये जो डायग्राम है इसको आप एक बार देखो तो आपको समझ में आएगा। ये जो एक काट दिया गया है इसका एक चित्र के माध्यम से, तो आप इसमें देख सकते हो कि सबसे ऊपर वाला जो गहरा डार्क किया गया भाग है वह क्रस्ट है, जिसको दिखाया है मैंने, उसमें लिख भी रखा है मैंने जगह जगह उसमें। और वह 0 किलोमीटर जो हमारी धरातलीय सतह है वहाँ से लेकर के 30 किलोमीटर की मोटाई तक जो भाग है उसको मैंने थोड़ा डार्क किया है, और डार्क करने के बाद आप देख रहे हो कि ये ऊपर वाला जो भाग है ये क्रस्ट है। अच्छे से समझने की बात है, बड़ा महत्वपूर्ण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो ये मत है वो।
तो आप जिस धरातल पे हम रह रहे वहाँ से लेकर के लगभग 30, कुछ विद्वानों से 35-50 तक, लेकिन एक आइडियल रूप से हम यहाँ 30-35 किलोमीटर का एक मोटा जो आवरण है। हालांकि इसकी गहराई के संदर्भ में अलग अलग जगह अलग अलग इसलिए हो सकती है कि कई जगह जैसे मान लो कि महासागर है तो उसके नीचे ये जो क्रस्ट है उसकी मोटाई कम है। जैसे मान लो कोई पर्वत हैं, पठार हैं ऊंचे, तो वहाँ उसकी मोटाई दुगनी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसको आप बड़े व्यापक रूप से समझने का प्रयास करो, लेकिन फिर भी एवरेज रूप से 0 से 30 किलोमीटर की मोटाई का ऊपरी जो आवरण है वह क्रस्ट है। और जिसको मैंने ये बिल्कुल गहरा काला कर रखा है उसको आप क्रस्ट के रूप में समझ सकते हो कि यह क्रस्ट है। फिर क्रस्ट के ठीक नीचे आओ, नीचे आने पे आपको अपर मैंटिल लिखा हुआ दिखाई देगा। ये जो अपर मैंटिल है ये आप देख रहे हो कि ये लगभग 30 के नीचे चलने लगता है, और ये लगभग जो 30 के नीचे से जो चल रहा है, और फिर ये अपर मैंटिल वाला भाग लगभग 700 किलोमीटर तक चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्रस्ट का निचला भाग है वह स्पष्ट रूप से 30-35 किलोमीटर तक है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा है या कम है। और स्पष्ट रूप से जो मैंटिल वाला भाग है वह स्पष्ट रूप से जो मैंटिल स्ट्रक्चर दिखाई जा देता है वह 200 के बाद स्पष्ट रूप से है। यानी ये कुल मिला के अपने पास एक जो 100 किलोमीटर की सीमा है, यूँ कह सकते हैं हम कि 200 से ऊपर और 50 से नीचे या 30 से नीचे वाला, ये थोड़ा सा इसमें लिक्विड या तरल पदार्थ वाला, यानी कि इनके बीच में एक संक्रमण बेल्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो संक्रमण वाला क्षेत्र है ये तरल पदार्थ अर्ध तरल या अर्ध द्रवित अवस्था वाला भाग है, जिसको वीक जोन, ये जो है ये कमज़ोर क्षेत्र है। और हमारे धरातल पे प्रकट होने वाले ज़्यादातर जो ज्वालामुखी हैं उनकी जो बाहर लावा निकलता है वो इसी पार्ट से होके निकलता है। ह्यूगो बेनियोफ जोन भी इसको कहते हैं, दुर्बलता मंडल भी इसको कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर भी इसको कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है उसकी जो मैंने बताया ना, क्रस्ट और मैंटिल के ऊपरी भाग को मिला के बनाया। ये मैंटिल का अपर पार्ट है इसमें और क्रस्ट का नीचे ये भाग है। तो अब आपकी समझ में आ गई कि ऊपर ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के ठीक नीचे मैंटिल है, लेकिन क्रस्ट का नीचे और मैंटिल का ऊपरी भाग मिलके एक दुर्बलता मंडल या वीक जोन बनाते हैं। फिर हमने देखा 700 किलोमीटर तक हमने देखा अपर मैंटिल है, उसके नीचे आप देख सकते हो कि 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक जो है ये लोअर मैंटिल या निचला मैंटिल, इसके दो भाग हो गए, मतलब कि मैंटिल का ऊपरी भाग और मैंटिल निचली। फिर 2900 किलोमीटर के नीचे जो हम देखते हैं ये आउटर कोर, यानी कि बाह्य कोर, जो हमने देखा कि ये बाह्य कोर है। और फिर उसके नीचे जो हमने देखा 5150 किलोमीटर की जो गहराई है वहाँ तक तो ऊपरी कोर आ गया, और 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की जो गहराई है वहाँ तक देखा कि हमने ये आंतरिक कोर, सबसे निम्नतम या सबसे आंतरिक गहराई वाला जो भाग है या सबसे नीचे वाला पार्ट जो है वो है। तो इसके हमने देखा क्रस्ट, मैंटिल, कोर। और वैसे मैं आपको बताऊं तीनों ही जो पार्ट हैं क्रस्ट, मैंटिल और कोर, इन तीनों के ही दो भाग हम करते हैं। अब लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्रस्ट है वो तो केवल एक बहुत संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में हम देखते हैं तो क्रस्ट तो एक बहुत ही कम गहराई वाला एक आवरण है, जहाँ उसकी जो मोटाई है वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। फिर हम देखते हैं कि मैंटिल वाला सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण रोल, और फिर कोर वाला इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें देख रहे हो। अब इसमें आपने एक तरफ मैंने इसमें लिख रखा है, ये देखो आपको एक कोनार्ड लिखा हुआ जो दिखाई आपको दे रहा है, ये कोनार्ड क्या है, कई बार परीक्षा दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो ये कोनार्ड है, ये कोनार्ड ये बताता है कि जो क्रस्ट वाला भाग है उस क्रस्ट जो है उस अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, क्रस्ट के भी दो भाग है यहाँ स्पष्ट रूप से, हालांकि मैंने लिखा नहीं उसको, अपर और लोअर क्रस्ट। तो कोनार्ड नाम के विद्वान ने ये बताया कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट जो है उसके बीच में कुछ जो भूकंपित तरंगे हैं उनकी गति में कुछ विचलन होता है। तो उस स्थान को जहाँ कुछ अंतर पड़ता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, उस भाग को उसने कोनार्ड
ने बताया था, इसलिए उसको कोनार्ड असंबद्धता जोन या कोनार्ड असंबद्धता क्षेत्र या इंग्लिश में कहे तो हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के नाम से उसको जाना जाता है। तो कोनार्ड आपके समझ में आ गई, यानी कोनार्ड क्या है, एक असंबद्धता है जो क्रस्ट में पाई जाती है। उसके नीचे आप आओगे तो आपको मोह दिखाई देगा, मोह, जिसको हम मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मोह डिसकंटिन्यूटी जो लिखा है ये आप देखो, ये क्रस्ट और मेंटिल जो है इन दोनों के बीच में मैंने इसको दर्शाया है, यानी कि क्रस्ट और मेंटिल में भूकंपीय तरंगों की गति में एक विशेष रूप से अंतर पड़ता है और अंतर स्वाभाविक भी है। अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ दुर्बलता मंडल है, तो दुर्बलता मंडल में जब भूकंपीय तरंगे आती है तो उनकी गति में बदलाव हो जाता है। तो क्रस्ट और मेंटिल के बीच जो है वो मोह दुर्बलता मंडल वाला पार्ट, ये परीक्षा दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, रेपिटी का मान लो, चाहे कोनार्ड का मान लो, चाहे मोह का मान लो, गुटेनबर्ग मानो, चाहे लेहमैन मानो, इसलिए मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कोनार्ड का बताया, और कोनार्ड को आप क्रस्ट से याद रखो, कैसे क्रस्ट और कोनार्ड। दूसरे वाला जो है क्रस्ट और मेंटिल, इन दोनों के बीच में भी भूकंपीय तरंगों की जो गति है उसमें कुछ वेरिएशन आता है, और उस वाले भाग को मोह नाम के विद्वान ने बताया था, इसलिए उसको मोह डिसकंटिन्यूटी या मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, क्रस्ट और मेंटिल के बीच में स्थित है। उसके नीचे जब आते हैं हम, फिर अपर मेंटिल आपको दिखाई दे रहा है और फिर लोअर मेंटिल। अपर और लोअर का हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस आधार पे किया, यानी भूकंपीय तरंग जो हैं उनकी गति में कुछ वेरिएशन आ रहा है, इसलिए इसको हमने दो पार्ट कर दिए। वेरिएशन जहाँ से हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है उस वाले पार्ट को हमने नाम दिया रेपिटी। रेपिटी किसके बीच में है, रेपिटी अच्छे से देखो, ट से अंत हो रहा है इसका, रेपिटी मेंटिल, रेपिटी मेंटिल, तो आप इसको रेपिटी को जोड़ना मेंटिल। रेपिटी कहाँ पाया जाता है, मेंटिल में, रेपिटी मेंटिल में, कोनार्ड क्रस्ट में, रेपिटी मेंटिल में। और मोह तो दोनों के बीच में, मोह किसी दोनों को अलग करता है, ये तो क्रस्ट और मेंटिल दोनों को अलग करता है। अब प्रश्न में घुमा के कैसे भी आ जाए कि मोह अलग करता है क्रस्ट और मेंटिल को, बिल्कुल सही है। मोह अलग करता है क्रस्ट और अपर मेंटिल को, तो बिल्कुल सही है। क्रस्ट और लोअर मेंटिल को तो बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि मोह किसको अलग करता है, क्रस्ट और अपर मेंटिल को, न कि लोअर मेंटिल को। लोअर मेंटिल तो अपर से नीचे है, इसलिए कई बार परीक्षाओं में इसे घुमा के भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, मोह डिसकंटिन्यूटी का है कि क्रस्ट, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये बता दिया जाए कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटिल, तो वही उत्तर सही होगा, यानी क्रस्ट का निचला भाग और मेंटिल का ऊपरी भाग, इन दोनों के बीच में मोह आनी है। अच्छा, जैसे रेपिटी है, इसमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। रेपिटी क्या है, अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल। उसी प्रकार से कोनार्ड है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, या किसके बीच में है, तो क्रस्ट के बीच में। उसके बाद में हम देखते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग जो है ये असंबद्धता है, ये ठीक मोह की तरह है। जैसे मोह अलग करता है क्रस्ट और मेंटिल को, इसी प्रकार से गुटेनबर्ग अलग करता है मेंटिल और कोर को, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है मोह और गुटेनबर्ग। तो मोह ने अलग कर दिया था किसको, क्रस्ट और मेंटिल को, और ये गुटेनबर्ग किसको करता है, कोर और मेंटिल को। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इसमें प्रश्न कैसे घुमा के पूछ लिया जाए, जैसे लोअर मेंटिल और अपर कोर को ये अलग करता है, तो आपको ये तो जनरल सी चीज़ है कि जब ये मेंटिल और कोर को अलग करेगा तो नीचे वाला पार्ट जो होगा तो लोअर मेंटिल और अपर कोर भी आएगा उसमें, तो प्रश्न की दृष्टि से उसको कैसे भी चेंज किया जा सकता है। उसके नीचे हम देखते हैं लेहमैन। लेहमैन क्या है, ये सिर्फ कोर, जो आउटर कोर और इनर कोर है उनके बीच में पाई जाने वाली असंबद्धता। मेरा फोकस विशेष रूप से वहाँ है जहाँ परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि तीन इसके पार्ट हैं, क्रस्ट है, मेंटिल है, कोर है, कितनी कितनी गहराई है, इनमें पाई जाने वाली असंबद्धता लेहमैन बता दिया कोर में होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी असंबद्धता है उनको एक सीक्वेंस में कोनार्ड, मोह, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन है, जिसमें कोनार्ड क्रस्ट में है, मोह क्रस्ट और मेंटिल के बीच है, रेपिटी केवल मेंटिल में है,
गुटेनबर्ग जो है ये मेंटिल और कोर में है, यानी कि मोह का स्थान और गुटेनबर्ग का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और रही बात कोनार्ड, रेपिटी और लेहमैन, ये तीनों को बीच में पाई जाती है, यानी कि कोनार्ड क्रस्ट में, रेपिटी मेंटिल में और लेहमैन कोर में। और फिर बच गई दो, एक मोह और एक गुटेनबर्ग। जो गुटेनबर्ग करती है कोर को और मेंटिल को, और मोह करती है क्रस्ट और मेंटिल को। परीक्षाओं में बड़े घुमा फिरा के इन प्रश्नों को पूछा जाता है और हमारे से ये गलती हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विशेष रूप से इसको पूछा जाता है। तो जिस चीज़ पे अब थोड़ा सा एक ये है कि हमारी जो अर्थ है उसका एवरेज जो डेंसिटी या घनत्व है उसको भी मैं आपको बता दूं कि 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है उसके ऊपरी भागों का, मध्यवर्ती भागों का और कोर का, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर का घनत्व डिफरेंट है। तो मोटे रूप से आप इसको देखो, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो अपना क्रस्ट है, तो मोटे मोटे रूप से दिमाग में रखो कि क्रस्ट का घनत्व लगभग 3 है। फिर मेंटिल का जो डेंसिटी है उसको मोटे रूप से आप रखो कि 5-5.5 के आसपास मेंटिल का घनत्व है। और जैसे कोर है तो उसका 11 से 13, 13.5 के आसपास उसका घनत्व है। ये तो एक आइडिया रहना चाहिए कि क्रस्ट का घनत्व तो सबसे कम है, हैं? तो 3 तो याद रखो कम से कम भाई, 3 इसका घनत्व है। अगर आपको एग्जैक्ट याद रखना तो 2.8 से लेकर के 3 तक इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, या 3.23 तक भी ये होता है। तो मोटे रूप से आप तो केवल ये रखो कि क्रस्ट जो है उसका घनत्व एवरेज रूप से 3 है, मेंटिल का 5 के आसपास है, और जो ये कोर है उसका जो डेंसिटी है ये लगभग 11 से 13 के आसपास है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि हमारी जो अर्थ है उसके घनत्व में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब ये जो आपने देखा कि असंबद्धताएं आपने देखी, कौन कौन सी परतें नवीन विचार के अनुसार हैं ये भी आपने देख ली। और ये आप इसमें बार बार इसको देख सकते हो कि ये मैं इस पर वही क्रस्ट, मेंटिल और कोर ये इसमें लिखा हुआ भी आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा हम एक क्रस्ट की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाह्य भाग है, ये मैंने आपको बताया है। इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग हो सकती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर या कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं कम भी, लेकिन एवरेज रूप से 5 किलोमीटर महासागरों के ऊपर, जबकि महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्र में ये 70 से 100 किलोमीटर मोटी, मैंने बताया था आपको कि इसकी ये परिस्थितियों पर डिपेंड करती है मोटाई। 70 से 100 किलोमीटर के बीच है। भूकंपीय लहरों की गति के अंतर के आधार पर क्रस्ट को भी 2 भागों में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेकर के निचले क्रस्ट में 6.9। अब एक चीज़ आपने देखी है कि जैसे जैसे भूकंपीय तरंगें नीचे की ओर जाती हैं वैसे वैसे उनकी गति बढ़ जाती है। इसका सीधा सा कारण यह है कि नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ जाती है और अधिक घनत्व में इनकी गति बढ़ जाती है। तो सामान्य रूप से पी तरंगों की गति जो थी वो क्रस्ट में लगभग 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास थी। ऊपरी क्रस्ट का जो डेंसिटी है उसकी चर्चा हमने कर ही ली है। अब हम देखेंगे मेंटिल का। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचले क्रस्ट में पी की गति 6.9 से बढ़ करके ये 7.9, यानी एक मान उसका बढ़ जाता है, और ये वहाँ से 8.1 प्रति सेकंड तक रहती है। इस तरह निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के मध्य एक असंबंध था जिसका मैंने अभी आपको जिक्र कर लिया कि ये सन 1909 में मोहरो विवेक ने बताया था, इसलिए इसको मोहर डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। अब वॉल्यूम जो पूरा है पृथ्वी का जो आयतन है उसका 83% जो उसका वॉल्यूम है ये प्रमुख रूप से हम देखेंगे इस मेंटिल के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न वैसे कई बार पूछ भी लिया जाता है परीक्षा दृष्टि से कि 83% जो आयतन है पृथ्वी का वो अकेले किस में है, इस क्रस्ट वाले मेंटिल वाले भाग में 83% इसका पृथ्वी का द्रव्यमान है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मेंटिल को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसके इस वजह से सामान्य रूप से हम इसके जो भूकंपीय लहर उनके आधार पर इसको 2 भागों में सामान्यतः, लेकिन इसको हम करते हैं। मोह असंबद्धता है, इसका हमने जिक्र कर लिया कि मोह असंबद्धता कहाँ पाई जाती है। फिर हम देखेंगे कोर को, या जिसको हम क्रोड भी कहते हैं। पृथ्वी के क्रोड का विस्तार जो मैंने आपको बता दिया था ये 2900 से 6371 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, और इसका जो डेंसिटी है वो 13.6 किलोमीटर
सॉरी इसका जो डेंसिटी वो भी 13 ही है, और यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति भी 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है जैसे जैसे नीचे जाते हैं। और डिसकंटिन्यूटी यहाँ बता रखी है कोर में जो है वो लेहमैन जो मैंने आपको उसका जिक्र अभी बताया था आपको। और कोर और मेंटल को अलग करने वाला जो है वो गुटेनबर्ग असमानता, गुटेनबर्ग विजार्ड असमानता भी इसको कहते हैं, क्योंकि गुटेनबर्ग के साथ विजार्ड ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। इस प्रकार हमने जो मोटी मोटी मुख्य रूप से जो चीज़ें थी उनको देखने का भी प्रयास किया है। और इसके अलावा हमारी पृथ्वी में जो प्रमुख रूप से जो तत्व हैं जिनसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसको भी आप हम एक रूप नज़रों में देख सकते हैं। जैसे पूरी आल और जो हमारी अर्थ है उसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन है। पृथ्वी की रचना में 35.5% लोहा है, उसके बाद में ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है, मैग्नीशियम 13% है, और फिर ये निकिल, गंधक, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का स्थान आ जाता है। उसी प्रकार जो हमारा क्रस्ट है, जो ऊपरी जिस पे हम निवास कर रहे हैं, वो जो आवरण है वो लगभग जो 30 किलोमीटर मोटा ऊपरी आवरण है, उसमें अगर देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, 46.8% है ऑक्सीजन क्रस्ट के निर्माण में ऑक्सीजन। उसके बाद में सिलिकॉन है, और फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम है जो 8% है, और सिलिकॉन 27.7%, लोहा 5%। क्रस्ट में लोहे की मात्रा कम है। यानी ओवरऑल पृथ्वी का जो ओवरऑल पृथ्वी जो है उसके रचना में जिन तत्वों का निर्माण हुआ उसके लिए एक सूत्र में आपको बताऊँ, FeOCma, यानी 4 तत्व आ गए पृथ्वी के निर्माण में महत्वपूर्ण जो है। FeOCma यानी फेरियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम 4 तत्व आ गए। और ये प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा पृथ्वी को ये 4 जो तत्व हैं ये लगभग 95% तक कवर कर जाते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में जो है वो FeOCma सूत्र याद रखो, FeOCma यानी फेरियम, ऑक्सीजन, सिलिका और मैग्नीशियम, ये 95% तो यही कवर कर जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्रस्ट का। तो क्रस्ट में क्या है, ओसियाल फी, ओसियाल फी, ये इसलिए याद रहेगा कि आपने जब रासायनिक संरचना के आधार वाला एडवर्ड स्वेस का जो वर्गीकरण देखा था उसमें देखा था सियाल और सीमा नाम आए थे। तो उसमें जो सीमा नाम आया था उसके साथ में आप FeO लगा दोगे, फिर लिखोगे FeOCma, तो ये संपूर्ण पृथ्वी के तत्वों का एक सीक्वेंस हो जाएगा। और एक आया था सियाल, उस सियाल के आगे और पीछे अगर आप जोड़ दोगे कुछ उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे कि ओ सियाल फी, तो वो हमारे क्रस्ट के तत्वों का जो है वो बन जाएगा कि कौन कौन से तत्वों का सीक्वेंस के रूप में। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, और आगे वाली जो क्लास होगी इसमें हम फिर इसके आगे का जिक्र करेंगे। धन्यवाद।